हेलो एंड वेलकम बैक टू रेडोनेशन। तो आज हम डे 3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने डे 1 और डे 2 के सारे वीडियोस देख लिए हैं। वीडियोस के साथ साथ असाइनमेंट भी सॉल्व कर ली है। देखो, मैं वापस आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट करना मस्ट है। हमने प्लान ही इसलिए किया है कि ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। अगर आप ये सिर्फ वीडियो देख लोगे और बाद में बोलोगे एट द एंड कि भैया प्लान काम ही नहीं किया। असाइनमेंट है ही इस चीज़ के लिए ताकि आपकी ग्रिप बढ़े उस टॉपिक पे, और आपको सिमिलर क्वेश्चन भी अगर आ जाए बाय चांस एग्जाम में, क्योंकि मैं 100% नहीं कह सकता कि जो वीडियोस में डिस्कस हुए उसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कोई और टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या पता वो असाइनमेंट में से आ जाए। तो प्लीज साइट पे जाके असाइनमेंट भी सॉल्व कर लेना याद से, ठीक है। इसके बाद एक और चीज, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वीडियो का जो टेक्स्ट है वो सही से दिख नहीं रहा है। तो आई सजेस्ट यू कि आप 480p पे देखिए, या मिनिमम 480p पे देखिए, उससे ज़्यादा ही देखिए, क्योंकि वो थोड़े टेक्निकल इश्यूज हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मेरी साइड से सॉल्व कर लूँ, लेकिन आप ट्राई करना कि आप मिनिमम 480p पे देखो वीडियो, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उसका, ठीक है। तो चलो डे 3 स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, डे 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे एरिया अंडर द कर्व। हर बार पूछा गया है, 22 आउट ऑफ 22 टाइम्स, 100% इसका रेट है। इसके बाद एनएलएम, देखो एनएलएम थोड़ा डाइसी सा टॉपिक है, ठीक है। एनएलएम के क्वेश्चंस आए भी है, नहीं भी आए हैं, तो एनएलएम फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता आपको एनएलएम का यूज कहीं और आ जाए। और उसके बाद हम देखेंगे अमाइंस। अमाइंस में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के 5 सवाल आए हैं पिछले साल और इस साल मिला के, तो 23% इसका पूछे जाने का रेट है। और काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ करना होता है, तो देख लो। इसके अलावा डे 1 और डे 2 के फ्लैश कार्ड्स हमने अपलोड कर लिए हैं इंस्टाग्राम पे, जाके देख लो। उसका भी आपको बहुत फायदा होगा, आई बेट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आज हम जो टॉपिक देखने वाला है वो है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। और एरिया अंडर द कर्व के लिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमें दो कंसेप्ट याद रखने हैं, दो कंसेप्ट यूज करने हैं। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ होगा कुछ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे होता है 1, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स का। दूसरा कंसेप्ट जो हमें याद रखना है वो है ग्राफ ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला का ग्राफ या तो अपवर्ड पैराबोला हो सकता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, ठीक है। ये दो कंसेप्ट याद रख लो। देखो, एरिया ऑफ द रीजन वाले क्वेश्चंस में मोस्टली यही होगा कि आपको ग्राफ प्लॉट करते आना चाहिए अच्छे से। अगर आप अच्छे से ग्राफ प्लॉट कर लोगे, अगर आप जो कॉमन एरिया आ रहा है उन दोनों के बीच का वो निकाल लोगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्राफ किस चीज का निकालना थोड़ा टफ रहेगा, एक्स लॉग एक्स का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम एक्स लॉग एक्स का ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं। देखो, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं रूट्स इसके। तो y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, देखो क्लियरली दिख रहा है, एक तो 0 पे 0 होगा और एक 1 पे 0 होगा, ठीक है। दो पॉइंट्स पे 0 होगा, ये हमें समझ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बाय dx। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या देगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, log x जैसे का तैसा रह जाएगा। उसके बाद हम प्लस करेंगे, फिर हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो, अब हमें देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा, देखो अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। देखो देखते हैं हम, तो log x प्लस 1 लेस देन 0, तो log x इज लेस देन -1। अब देखो log x का ग्राफ हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं पे -1 होगा। अब log का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेस अगर कुछ नहीं दिया है मतलब बेस 10 है, ठीक है। तो x इज लेस देन क्या होगा, 10 की पावर -1, मतलब x इज लेस देन 0.1,
ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक? तो x इज लेस देन 0.1, मतलब देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे कहीं होगा 0.1, तो ये ग्राफ इस रीजन में, इस रीजन में ये log x लेस देन -1 होगा। तो अगर log x -1 से छोटा होगा तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा, इतना समझ गया? तो देखो फॉर x लेस देन 0.1 dy बाई डी एक्स विल बी नेगेटिव। और अगर नेगेटिव रहेगा तो हमारा फंक्शन कैसा रहेगा? फंक्शन क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो थोड़ा ऊपर जाते हैं। अब देखो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, देखो फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा तो इसके आगे वाली वैल्यूज पे देखते हैं। देखो इसके आगे वाली वैल्यूज पे -1 से हमेशा वो बड़ी वैल्यूज लेगा। देखो यहाँ पे ग्राफ में -1 से हमेशा बड़ी वैल्यू लेगा, तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर -1 से बड़ी वैल्यू ले लो और 1 में ऐड कर दो, देखो अगर मैं -0.5 लूँ तो फिर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर मैं 1 2 3 4 लूंगा तो पॉजिटिव ही आएगी। मतलब 0.1 से नीचे के लिए ये जो कर्व है वो डिक्रीजिंग रहेगा, और उसके बाद सारी वैल्यूज के लिए वो कर्व इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, समझ गया? इतना समझ गया? अब देखो, अब देखते हैं कि इस कर्व की मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे आएगी। देखो हमने तीन चीजें देखी इसमें कर्व प्लॉट करने के लिए। सबसे पहले रूट्स निकाला, उसके बाद dy बाई dx निकाला ताकि हमें पता चले कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे, डिक्रीजिंग कहाँ पे। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि मैक्सिमा या फिर मिनिमा कहाँ पे। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? dy बाई dx इक्वल टू 0 कर दो भाई, dy बाई dx इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा मेरा? log x इक्वल्स -1, मतलब x इक्वल्स 0.1, मतलब x इज इक्वल टू 0.1 पे ही मेरा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम देगा। अब देखो मेरे पास सारी चीजें आ गई है, अब मैं ट्राई करूंगा फंक्शन प्लॉट करने का। ठीक है, अब मैं फंक्शन प्लॉट करने के लिए ट्राई करूंगा। ये मैंने बना ली मेरी एक्सिस, देखो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये बन गई x एक्सिस, ये बन गई y एक्सिस। ठीक है, अब मेरे को रूट्स पता है, a के रूट 0, दूसरा रूट है 1। ठीक है, और पता है कि 0.1 पे मुझे मैक्सिमा मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमा क्या होगी ये भी हम निकाल सकते हैं। आप 0.1 पुट कर दो x log x में, आपको मिल जाएगा -0.1। अब देखो, अब इसका कर्व बनेगा, देखो ये 0 से 0.1 तक डिक्रीजिंग है, 0.1 पे मैक्सिमा है, और फिर पूरे आगे इंक्रीजिंग है। ठीक है, कर्व बन गया x log x का। अब देखते हैं अगला कर्व। अगला कर्व किस चीज का है हमारा? y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर। देखो मैंने बताया था आपको कि अगर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है तो मेरा जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो नीचे लिखता हूं मैं अभी, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x माइनस 2x स्क्वायर। और देखो इसके रूट्स निकालूंगा, सबसे पहले वही मेथड्स यूज करूंगा। 2x यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स, तो इधर x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1, इन दो वैल्यूज पे मुझे मेरे रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और डाउनवर्ड पैराबोला है, दो चीजें ही चाहिए हमें यहाँ पे इसमें। तो देखो, तो इसका कर्व कुछ बनेगा, ये 0 से भी पास होगा, ये 1 से भी पास होगा, कुछ ऐसा कर्व बनेगा। और अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब ये एरिया निकालना है हमें। ठीक है, देखो भाई ग्राफ बना लिया, प्रॉब्लम एकदम इजी हो गया। अब क्या करना है? अब बस इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेट 0 टू 1। अब देखो इसमें और एक चीज होती है, जो कर्व ऊपर लाई करता है वो बड़ा होता है, तो उसमें से नीचे वाले कर्व को माइनस करो इंटीग्रेशन में, तो हमारा इंटीग्रल आ जाता है। तो देखो ऊपर वाला कर्व किस चीज का था? मेरा ऊपर वाला कर्व था 2x माइनस 2x स्क्वायर का, और नीचे वाला कर्व था मेरा x log x का। करो माइनस और इंटीग्रेट करो। देखो ऊपर वाला था 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x log x dx। चलो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अभी जल्दी से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2, और नीचे अपॉन 2 था वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब बाई 3। इन दोनों में लिमिट लगा दो आप 0 से 1 पे। ठीक है, इन दोनों में। अब देखो x log x सॉल्व करने के लिए हमें बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। बाय पार्ट मैंने बताया है पिछले डे 1 वाली वीडियो में, मैंने बाय पार्ट बताया, आप एक बार देख लो। यहाँ पे मैं सीधा बता दूंगा कि इसमें मैं
लॉग एक्स को यू कंसिडर करूंगा और एक्स को वी, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, इसकी लिमिट 0 से 1 पूरे इसकी, माइनस इंटीग्रल, अब देखो अब log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, और ये इंटीग्रेट करके आया मेरा एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है, और इसकी लिमिट 0 से 1, ठीक है, यहाँ पे भी 0 से 1। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो ये होगा मेरा 1 माइनस 2/3, ये पूरी 0 हो जाएगी, एक बार मैं x में 1 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, फिर मैं 0 डालूंगा x में तो 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो माइनस इंटीग्रल, अब देखो ये इस x के साथ ये x कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे x/2 का इंटीग्रल क्या होगा मेरा एक्स स्क्वायर बाय 4, और इसको 0 से 1, और देखो यहाँ पे एक माइनस साइन था और ये बाकी फिर ब्रैकेट में था एक बाय पार्ट, तो इस माइनस के साथ अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस 2/3 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करो आप, तो ये होगा 12 माइनस 8 प्लस 3/12, तो ये कितना होगा मेरा 7/12, फाइनल आंसर आ गया मेरा 7/12। ठीक है, देखो इंटीग्रल कैलकुलस आज खत्म हो गया है। इंटीग्रल कैलकुलस के हमने कितने टॉपिक्स डिस्कस किए? 3, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। हर साल क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन आते हैं, एक डेफिनेट का क्वेश्चन आता है, एक इंडेफिनेट का आता है, एक एरिया अंडर द कर्व का आता है। तो अगर आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अच्छे से तो आपके 12 मार्क्स पक्के हैं, तो प्लीज सॉल्व कर लो, डे 1 डे 2 के वीडियो जाके देख लो, असाइनमेंट सॉल्व करो अच्छे से, 12 मार्क्स पक्के आपके मैथ्स में। ठीक है, ओके तो फिजिक्स में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एनएलएम, और एनएलएम में ये एक क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह और थोड़ा थोड़ा फोर्स बैलेंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे 2-3 चीज़ों का कंसेप्ट आएगा। साथ ही साथ आपको इसमें ये भी समझ जाएगा कि आपको एलिमेंट कैसे लेना होता है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम रोटेट्स यूनिफॉर्मली विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे है, और ये ऐसे अगर रॉड है तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स। ठीक है, डिटरमाइन द टेंशन इन द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस x फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। देखो एज अ फंक्शन ऑफ x, डिस्टेंस x। ठीक है, चलो अब कंसेप्ट बता देता हूँ मैं एक आपको। ठीक है, अगर ये रॉड है और ये अगर रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो इसका जो टेंशन इस पॉइंट पे होगा एंड पे, वो 0 होता है। ठीक है, टेंशन एट एंड पॉइंट होता है 0। उसके अलावा एक कंसेप्ट और आता है मास पर यूनिट लेंथ का। तो अगर ये रॉड है जिसकी लेंथ पूरी L है और इस रॉड का पूरा मास M है, और अगर यूनिफॉर्म रॉड यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसमें हम एक चीज यूज करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ M/L। तो अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे जाऊँ और एक छोटा सा एलिमेंट लूँ dx लेंथ का, ठीक है, dx लेंथ का अगर मैं एलिमेंट लूँ, तो उसका जो मास होगा वो होगा मेरा मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उस एलिमेंट की लेंथ। आपको समझ रहा है डायमेंशन से भी कि ये इसका डायमेंशन क्या है, मास पर जो भी यूनिट ऑफ लेंथ होता है, मीटर या केजी पर मीटर या जो भी है, और ये dx का जो यूनिट है वो भी क्या होगा, मीटर समथिंग। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एट द एंड क्या मिलेगा, मास मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अब तो फोर्स बैलेंस वगैरह करना है। चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट लेंगे जिसका मास dm है। ठीक है, तो अगर ये मेरा dm मास है, ठीक है, ये मेरा dm मास है, तो इस पे इस साइड पे टेंशन लगेगा t, क्योंकि ये जो इसका इस साइड वाला पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन, वो ट्राई करेगा इसको कि ये इधर पुल करे। ठीक है, उसके बाद इसका जो इस साइड वाला पोर्शन है वो भी ट्राई करेगा कि ये इस साइड पे आ जाए, और उस पर टेंशन क्या लगेगा, t प्लस ऑफ dt। ये हल्का सा टेंशन ज्यादा लगेगा इस साइड में। ठीक है, और इसके साथ साथ इस ब्लॉक पे, इस छोटे से एलिमेंट पे इधर एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, dm ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि इसका मास dm है
और x आप पूछोगे कि यहाँ पे भैया आपने dx क्यों नहीं लिया, इसकी जो थिकनेस है, तो dx बहुत छोटा है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम ना ले dx, हम सीधा dm ओमेगा स्क्वायर x लेंगे। चलो फोर्स बैलेंस करते हैं। तो फोर्स बैलेंस अगर मैं करूंगा तो वो होगा मेरा t प्लस ऑफ dt प्लस ऑफ dm ओमेगा स्क्वायर x माइनस ऑफ टी इक्वल 0। फोर्स बैलेंस हो गया। अब देखो टी के साथ टी कैंसिल हो गया, अब क्या बचा मेरे पास, डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो अब यहाँ पे आएगा ये वाला कंसेप्ट, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ वाला कंसेप्ट। तो देखो डीएम मास का, डीएम मास है तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, माइनस, अगर मेरे रॉड का मास m है और लेंथ l है जो मुझे दिया गया है, यहाँ पे लेंथ l है और मास m है, तो m बाय एल इंटू, अब आएगा यहाँ पे dx थिकनेस, मैंने बताया आपको यहाँ पे कि m बाय एल इंटू डी करते हैं, इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो अब मैं dt को क्या लिखूंगा, dt इज इक्वल टू माइनस m बाय एल ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। अब देखो अब मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट देखो मैं कैसे करूंगा, मुझे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो मुझे एक जगह तो इंटीग्रेशन में एक्स रखना ही पड़ेगा, और दूसरी जगह मैंने आपको बताया है एक प्रॉपर्टी की, एंड पॉइंट पे जो है टेंशन जीरो होता है। तो मैं यहाँ पे देखो टेंशन, देखो मैं पहले यहाँ पे एक्स पे लिमिट्स लगाऊंगा, एक्स में एक नीचे में एक्स ले लूंगा और एट द एंड में ऊपर एल ले लूंगा, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि एल लेंथ पे मतलब पूरी एट द एंड पॉइंट यहाँ पे टेंशन क्या होता है जीरो, तो मेरा यहाँ पे टेंशन क्या होगा जीरो। और यहाँ पे एक्स पे मुझे टेंशन निकालना है तो मैं उसको टी कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जीरो माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन करने के बाद, और लिमिट लगेगी मेरी एक्स से एल, तो ये मेरा आएगा माइनस एम बाय एल, यहाँ पे टू भी लिख दूंगा मैं, टू एल माइनस एम बाय टू एल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो मेरा टेंशन आएगा वो आएगा, मैं माइनस, यहाँ पे टेंशन का एक माइनस था उसके साथ ये माइनस कट हो गया, फाइनल आंसर आएगा मेरा एम बाय टूएल्व ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। तो केमिस्ट्री में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि हमें बेसिसिटी ऑर्डर निकालना है। चलो यार पहले देख लेते हैं कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेसिसिटी मतलब क्या होता है, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कंपाउंड है, अमोनिया कंसिडर कर लो या फिर कोई भी एक कंपाउंड ऐसा कंसिडर कर लो, ठीक है। तो बेसिसिटी का मतलब होता है अगर ये अपने लोन पेयर्स या अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे सकता है, अगर ये इजीली दे सकता है तो ये ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो बेसिसिटी हम ऐसे कंपेयर करते हैं इसमें कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड है इससे और ये बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो इन जनरल कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस पे मैं ऐसे एलिमेंट्स लगा दूं, ऐसे कंपाउंड्स लगा दूं इसके साइड में जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, अगर ये ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले एलिमेंट्स में यहाँ पे लगा दूं तो ए ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से ये बढ़ाते हैं, प्लस आई ग्रुप वाले और प्लस एम ग्रुप वाले। ठीक है, ये तीन चीजें हमें याद रखनी थी, हमने रख ली। चलो अब सवाल पे मूव करते हैं। देखो सवाल में क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, देखो इसमें क्या है, CH3 CH2 NH2। सबसे पहली चीज ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन या वन डिग्री अमाइन, क्योंकि ये सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है और इसमें सिर्फ एक प्लस आई आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये दो ग्रुप से कनेक्टेड है, दो मिथाइल ग्रुप से, तो ये 2 डिग्री अमाइन होगा। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन होगा, तो हम बता सकते हैं कि 2 डिग्री अमाइन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि बी का बेसिसिटी ऑर्डर ए से ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन पे हम बोलेंगे ये 3 डिग्री अमाइन है और इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा तो फिर इसका होना चाहिए। सही है,
सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है, आप अगर देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, इसके बाद इसमें H3 है, तो इसमें ऐसे एचएस लगे होंगे, सही है, एच 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 एच। तो अब अगर आप इसको देखोगे, अगर ऐसे आप देखते तो आपको लगता है कि ये तो ऐसी स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर अगर असली में देखोगे तो ये इतना बड़ा है, तो ये स्टेरिकली बहुत हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर इजीली नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कैच होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर जो 3 डिग्री अमाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और सबसे एंड में हम अगर देखेंगे डी वाला, तो डी में देखो आप, यहाँ पे एन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे अगर मेरा बेंजीन है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे कंजुगेट करेंगे, ठीक है। तो कंजुगेशन में आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहेंगे डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे कम बेसिसिटी जो होगी वो ऑप्शन डी की होगी, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा हमारा वो होगा ये BACD। तो ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी 2 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आता है 1 डिग्री अमाइन, उसके बाद आता है 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप बोला था, एक्चुअली ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो चलो या दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ कहनी थी मुझे आपसे कि अच्छा हुआ मुझे कल आप में से बहुत लोगों ने रिव्यूज़ दिए, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि वो जो क्वेश्चन है वो क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो मैंने इस बार ट्राई किया कि मैं अपना क्वेश्चन का जो इमेज है वो थोड़ा बढ़ा दूँ, और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी थोड़ी मैंने इम्प्रूव कर ली है। तो अगर आपको फिर भी इस बार प्रॉब्लम होगा तो आप बता देना, रिव्यूज़ आर ऑलवेज वेलकम। और थैंक यू यार, रिव्यूज़ दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, मैं इम्प्रूव करूँगा इसी से। इसके अलावा एक चीज़, अगर कोई MSTCT एस्पिरेंट है तो वो भी ये वीडियो देख लो, आपको काम में आ सकती है ये वीडियोस। और इसके अलावा मैं एक MSTCT पे अलग भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो आप बने रहिएगा। लेकिन तब तक आप इसके वीडियोस देख लो, इसका भी आपको फायदा हो जाएगा। और आप MSTCT के लिए एम कर रहे हो, ये सही नहीं है, आप मेंस के लिए एम करो। आप अगर मेंस के लिए एम करोगे तो आपका MSTCT तो पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। तो मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, MSTCT भी हो ही जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, यही बोलना था आज के लिए। चलो अब मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, बाय।